रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में एक तो ख़बर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियों की, हरासा करने की, ब्लैकमेल करने की। एक तो इस ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन 63 ए के मुकदमे की जो आज अदालत उज़्मा में अहम समाअत होने जा रही है, और उस समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर आप जानते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को शामिल किया गया है। लेकिन आज की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर की मेडिकल रिपोर्ट आने का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। इमरान खान के लिए क्या बुरी खबर है, और बड़ा फ़ैसला जो तहरीक इंसाफ का एक नारा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो कौन सी तब्दीली आ गई है, और इमरान खान के लिए आज का दिन क्यों भारी पड़ सकता है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहले सेगमेंट में नाज़रीन मुख्तसर से आज इस्लामाबाद की कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़े कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। लेकिन ये डिटेल भी आपके साथ पेश करने से पहले, आपको बताने से पहले, जिन दोस्तों को ये लगता है माजरत के साथ कि मैं बड़ा धीमा बोल रहा हूँ, बड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ, तो अपनी स्क्रीन के ऊपर टच करें। इस साइड के ऊपर आपको ऊपर जो सेटिंग का बटन नज़र आएगा गोल सा, उसको आपने प्रेस करना है, और फिर प्लेबैक स्पीड वहाँ पे होगी। आपने वहाँ पे अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लेनी है। तो अगर मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली जो है वो तेज़ हो जाएगी, और आपका वक्त भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, हमारा जो पहला सेगमेंट है, जो कर्टन रेजर मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत का आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन तोशाखाना 2 केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं, उस पर आज अडियाला जेल में जज शाहरुख अंजुमन साहब जो हैं वो मुकदमे की समाअत करेंगे। इसके अलावा PTI के अरकान की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम मुकदमात की समाअत है, उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और शुएब शाहीन, आमिर मुग़ल, अली बुखारी तीनों PTI के अहम रहनुमा हैं। इन्हें हरासा करने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम एप्लीकेशन के ऊपर आज हेयरिंग होगी। वकील अज़हर सदीक़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनकी जानिब से नाज़रीन जो एक दरख्वास्त दी गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में जो है वो मॉडल जेल होनी चाहिए, तो इस्लामाबाद में मॉडल जेल के क़याम के हवाले से भी अज़हर सदीक़ की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत होने जा रही है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि जजेस को धमकियाँ और ब्लैकमेलिंग करने, हरासा करने का क्या मामला है। आजकल नाज़रीन आप जानते हैं कि आइनी तरमीम के हवाले से मामला चल रहे हैं। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके मामला यहाँ तक पहुँच चुके थे कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी बुलाया जा चुका था, और मौलाना फजल रहमान साहब ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसमें जो फ़र्क आया कि मौलाना साहब को वो तरमीम का मसवदा नहीं दिया गया कि उसमें जो उसकी जुज़ियात हैं उसका भी मौलाना फजल रहमान साहब जायज़ा ले सकें। लेकिन बहरहाल वो वक्त टल गया, वो वक्त गुज़र गया, और उसके बाद अब हुआ ये है कि आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है। PTI वाले मौलाना के साथ मुलाकात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हो रही है, जो वकला बरादरी है वो अलग से अपना मसवदा आइनी तरमीम का तैयार कर रही है। हुकूमत अपने तय कोशिशें कर रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार काउंसिल के साथ, बार एसोसिएशन के साथ खिताब कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि ये जो राय आमा हमवार हो रही है, और इस ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है कि हर 2-3-4 साल के बाद हम जुडिशल ओवररीच की बात करते हैं, तो अब इस मसले का वंस फॉर ऑल जो है वो इसका सोल्यूशन निकाला जाए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसका हल निकाला गया। तो अब हुआ नाज़रीन ये है कि कोई 317 वकला हैं जिनकी जानिब से एक पटिशन तैयार की गई, और वो पटिशन सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई गई है। उस पटिशन पे नाज़रीन दस्तखत आपको किसी वकील के नज़र नहीं आएंगे,
लेकिन किसी वकील के दस्तखत होना ना होना वो भी अपनी जगह पे एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि एक पटिशन तैयार की है और उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो दस्तखत किसी शख्स का मौजूद नहीं है। लेकिन आज ये जो खुला ख़त है जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा गया है, इसमें धमकी वाली क्या बात है, इस पे नाज़रीन डायरेक्टली आ जाते हैं। मतन आपके साथ हम शेयर करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि इस ख़त को लेके एंगल ये दिया जा रहा है कि काजी फायसा की घर से मुखालफत होगी, घर में काजी फायसा को मुखालफत का सामना। वो आईनी तरमीम क्या सुप्रीम कोर्ट में होनी है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में उस आईनी तरमीम को रुकवाने की कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी, आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने करनी है। तो कहा गया जी कि जजेस जो हैं इस आईनी तरमीम का ख़त में कहा गया है कि इस आईनी तरमीम का हिस्सा ना बने, किसी अदालत का हिस्सा ना बने। यानी अगर आईनी तरमीम के तहत फेडरल या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो आप उस अदालत का हिस्सा ना बने। नई अदालत की हैसियत पीसीओ की होगी, वो पीसीओ अदालत होगी। अब ये वकला नाज़रीन ख़त लिख रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी हुई अदालत को पीसीओ कोर्ट कह रहे हैं। ये वफाक शहरी अदालत में वकला क्या लेने जाते हैं? वफाक शहरी अदालत भी तो बनी थी, उससे पहले ये अख्तियारात भी सुप्रीम कोर्ट के पास थे इन मुकदमात को सुनने का। अब वफाक शहरी अदालत अलग से बना दी गई और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में दो बिजनेस अगर साथ साथ चल रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रटेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के मुकदमात का, सियासी मुकदमात का, और दूसरा बिजनेस आम साइलिन के मुकदमात हैं, तो आम साइलिन को अगर रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम से, तो ये रिलीफ उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल केसेस सुने जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आम आवाम के मुकदमात और उनको रिलीफ भी मिलेगा। और वहाँ पे फिर मामलात इस तरीके से कि 15 जज मुकदमात लगे हैं, एक सियासी मुकदमा सुना गया है, बाकी 15 मुकदमा डीलिस्ट कर दिए हैं। फिर ऐसा नहीं होगा। वो जो अपनी भेड़, अपनी बकरियां, अपनी गायें, अपनी कोई भैंस, अपना कोई कट्टा बेच के आते थे, तो वो आएंगे अदालत में सुप्रीम कोर्ट में और उस दिन उनके केस सुना जाएगा, जिसकी तारीख आएगी और एक दो पेशों में उनके केस का फैसला हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं कल भी सर्च कर रहा था, 2019, 2024, 2004, 2003 के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े, 20-20 साल से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े। क्या करना है ऐसे सुप्रीम कोर्ट का कि 20-20 साल में भी आप पटिशन लेके जाएं, आप मुतफर्रिक दरख्वास्त लेके जाएं, आप सीपी लेके जाएं, आप शरीयत पटिशन लेके जाएं, आप कोई अपनी प्रॉपर्टी का मुकदमा लेके जाएं, उसका फैसला नहीं हुआ, तो फिर आपने ऐसी सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है? सर पे मारना है। तो इस पटिशन में, इस ख़त में जज साहबान से कहा गया है कि हमारी हमायत इस अदालत को हासिल नहीं होगी। भैया आप कौन होते हैं? पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट ने कानून साजी करें। दूसरा, क्या आप सिर्फ 300 वकील ही पाकिस्तान में पाए जाते हैं? हज़ारों की तादाद में कुछ वकील भरे पड़े हैं, वकील मौजूद हैं, उसमें से 300 वकील आ जाते हैं, तो क्या उस पर फ़र्क पड़ता है? और फिर कहते हैं कि जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है, तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ क्या इस तरीके से करना है कि पार्लियामेंट को कानून साजी ना करने दी जाए, पार्लियामेंट को आइन में तरमीम ना करने दी जाए? आपका काम अदालती काम मामलात का है। वैसे नाज़रीन सवाल ये है, हमारे जजेस को क्यों ये इतनी ख्वाहिश है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात को सुने, वो सियासी मुकदमात को सुने? इनको क्या वो इंग्लिश जज की तरह आना, लोगों को इंसाफ देना, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना, ये जज्बा क्यों नहीं नज़र आता वो शदमत के साथ जो सियासी और आइनी मुकदमात में हम देखते हैं? और वकला कहते हैं कि आपके पास ये सुनहरी मौका है कि आपने इंतखाब करना है कि आपने इस आइनी अदालत को सपोर्ट करना है या आइनी अदालत को सपोर्ट नहीं करना है। तो ये नाज़रीन जो लेटर है 300 वकला का, मैं ये समझता हूँ कि ये जजेस को धमकी है, ये जजेस को ब्लैकमेलिंग की गई है, ये जजेस को हरासा किया गया है। वैसे इस खत की कोई वक़्त नहीं है, एक अटेम्प्ट की गई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन 63A के मामले पे। आज 11:30 बजे 63A नजर सानी दरख्वास्त पे समाअत होने जा रही है और तकरीबन कोई 2.25 साल के बाद ये नजर सानी की दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स हुई है। अब इसमें नाज़रीन जो फ़ैसला दिया गया 63A के केस में कि आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे तो आपका वोट शुमार भी नहीं होगा
और आपको फांसी पर भी लटका दिया जाएगा, यानी आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। अब ये जब नाज़रीन फ़ैसला दिया गया, उस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें आई कि यह फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। वकला बरादरी ने भी कहा, जो मुतासरीन थे उन्होंने भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। आज नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बन चुकी है, उस कमेटी के बाद जो कंपोजिशन चेंज हुई है, मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा है। मंसूर अली शाह साहब के उस ख़त के बाद वो कमेटी में नहीं बैठ रहे, मुनीब अख्तर साहब को चेंज कर दिया गया है, उनकी जगह पे फ़िलहाल अमीनुद्दीन ख़ान कमेटी में शामिल हो चुके हैं। तो अब यूँ कोई 63 का जो मुकदमा है उसके जो ऑथर जज हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तो इस पे अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि मुनीब अख्तर साहब इस रीज़न से नहीं बैठेंगे, फ़लाँ रीज़न से नहीं बैठेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं कि नज़रसानी में ऑथर जज का बैठना ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि नज़रसानी में अगर ऑथर जज नहीं बैठता, और इस वजह से नहीं बैठता कि नज़रसानी ना सुनी जा सके, तो फिर क्या रूल्स इंसाफ की फरहमी में रुकावट बन सकते हैं? नाज़रीन, नहीं बन सकते। ये मैंने आपको एक लीगल छोटी सी प्रपोजिशन या लीगल आपको पोजीशन बताई है। अब आ जाते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाली बात पे, ये जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। अब एक हमारे साथी कह रहे हैं कि जैसे मुनीब अख्तर साहब आज आएंगे नहीं और उनकी तरफ से मेडिकल रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी। मैं नाज़रीन यकीन के साथ कह सकता हूँ, मतलब मेरा अपना यकीन है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब किसी असूल पे तो इस केस को सुनने से इनकार करेंगे। वो सदारती ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, कमेटी से निकालने की वजह भी हो सकती है, लेकिन ऐसा काम, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब हमें पता है कि सेहतमंद हैं और वो ऐसा कोई बहाना नहीं तराशेंगे, वो किसी प्रिंसिपल के ऊपर इस मुकदमे को नज़रसानी को सुनने से इनकार कर सकते हैं। कर सकते का मतलब ये नहीं कि वो करेंगे, हो सकता है कि सुने, बैठे बेंच में केस को सुने, लेकिन अगर वो करते हैं तो किसी प्रिंसिपल पे करेंगे। ये इस किस्म का काम मुनीब अख्तर साहब नहीं करेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट दिखा के भिजवा दी जाएगी कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। ये काम साइलिन तो करते हैं, किसी जज को ये शुबा भी नहीं देता, और मुनीब अख्तर साहब ऐसा काम करेंगे भी नहीं। पर देखते हैं कि आज 63 डे के मुकदमे में क्या हैपनिंग होती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो बड़ी तब्दीली की खबर है, तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है, और जो तहरीक इंसाफ का नारा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, यही खान साहब कहते रहे 2018 के बाद, 2018 के इलेक्शन के दौरान। तो आज नाज़रीन भारी दिन इसलिए है तहरीक इंसाफ के लिए, ये भी मेरी असेसमेंट है कि भारी दिन है, क्योंकि आज जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजम साहब जो हैं वो चेंज होने जा रहे हैं, और उनकी जगह पे नाज़रीन जो नए DGISI अपॉइंट हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो कि एडजुटेंट जनरल के ओहदे पे रह चुके हैं, वो आज अपने मनसब का, क्योंकि आज 30 सितंबर है, अपने मनसब का वो चार्ज संभालेंगे। अब ना जो चार्ज जो उन्होंने संभालना है, अब ज़ाहिर सी बात है नया DGC आता है, तो मेरी एक रीडिंग ये भी है कि सेक्टर कमांडर भी चेंज होते हैं, और फिर ये भी कुछ ऐसे आसार लग रहे हैं, ऐसे आसार लग रहे हैं कि ISI के अंदर विद इन द ISI भी चेंजिंग आएगी, कोई तब्दीलियाँ आएंगी। और जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जिन तब्दीलियों का इम्कान नज़र आ रहा है, वो कोई अच्छी खबर इसलिए नहीं तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए कि जो गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि मैं इनकलाब का ऐलान करता हूँ, एक गोली मारोगे तो 10 गोलियाँ मारेंगे। कौन सी आपको गोली मारी गई गंडापुर साहब? कौन सी गोली मारी गई? हंगामों में, दंगे फसादों में रबड़ गोलियों का इस्तेमाल होता है, रबड़ गोली का इस्तेमाल किया गया। आप उसको, वो बुलेट जो लोहे की गोलियां हैं, जो आतिशी असला है, उसके साथ उसका मवाजना न करें, उसका 1% भी उसके साथ मवाजना नहीं। लेकिन बहरहाल जो इस नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, जिस नई तब्दीली का आज चार्ज संभाला जाएगा, तो ये जो ऐलान है इनकलाब का कि हम गोलियां एक की बजाय 10 मारेंगे, इस इनकलाब का नाज़रीन क्या बनेगा? तो ज़राए बताते हैं कि इनकलाब बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ से आ रहे हैं आसिम मलिक साहब, इनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है इनके पास। जो इनके नीचे इंक्वायरी हुई है ना रिसेंट पास में,
बहुत कुछ जानते हैं। अब कल के आप पिंडी के जलसे का देख लें कि 3 मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ 28 सितंबर के एहतजाज की कॉल के ऊपर दर्ज कर लिए गए हैं। 80A लगाया गया है, 780A लगाया गया है। अली अमीन गंडापुर को इसमें नामज़द किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो गंडापुर साहब ने कहा ना कि हम इनकलाब शुरू करेंगे, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने ठीक जवाब दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो इनकलाब की कॉल है उसको मुस्तरद कर दिया, बल्कि अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया। मौलाना ने कहा कि सूबों को आपस में लड़ाने की मैं हमायत नहीं कर सकता। मौलाना साहब ने कहा कि आपने अगर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करना है तो अपने सूबे में करें, लेकिन सूबों को आपस में न लड़ाएं। और गंडापुर साहब ने कहा, अपने मौलाना साहब ने कहा कि बदकिस्मती से कि हमारा जो वास्ता है वो ऐसी मखलूक से पड़ा है। अब मौलाना साहब एक तरफ कहते हैं कि बदकिस्मती है, ऐसी मखलूक से वास्ता पड़ा है जो एक दूसरे को लड़वाने के चक्कर में। तो फिर मौलाना साहब आप उनके साथ बैठ के नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, मीटिंग्स, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आप उनके घर जा रहे हैं, तो फिर आपको सब कुछ पता है। और आप KP में धांधली का इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आपका मैंडेट चोरी करके इनको दिया गया, तो फिर मौलाना साहब की भी समझ नहीं आती। अच्छा खैर, मौलाना साहब साथ ये भी कहते हैं कि जो बयान दिया गया जनाब गंडापुर की तरफ से वो बचगाना बयान है और वो वज़ीर आला है एक सूबे के, और ये बयान उनकी शायान शान भी नहीं। और साथ में मौलाना साहब कहते हैं कि अगर मुझे गंडापुर के स्टेटमेंट पे रद्द देने का कहा जाए तो मैं इसको अपनी तौहीन समझूंगा कि इस किस्म के बयान जो कि अली अमीन गंडापुर ने दिया है, मैं इस पर रद्द-ए-अमल दूँ तो मैं इसको तौहीन समझता हूँ। तो ये मौलाना साहब ने बड़ी तलख बातें की हैं, सख्त बातें की हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब को JUI का 5 साल के लिए मरकज़ी अमीर मुंतखब कर लिया गया है। अब्दुल गफूर हैदरी को JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।